नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो यानी बिहार में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहेंगे। वहां पर भी कई चुनावी समीकरणों को साधते नजर आएंगे। बीजेपी में आम चुनाव बिगुल फूकने के बाद से ही लगातार पीएम मोदी पूरी रफ्तार से जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जमुई के बहाने सहयोगियों को बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जाएगी। जमुई में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। निशाने पर होंगे जंगल राज और लालू परिवारवाद। एक महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा बिहार का दौरा है। बंगाल की भी अगर बात कर लें तो बंगाल में भी कुछ इसी तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो बिहार में रहने वाले हैं और दूसरा बंगाल। पहले बंगाल से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि बंगाल वो गढ़ है जहां ममता दहाड़ती है और कहा जाता है कि कमजोरी वहां बीजेपी नजर आती है, डबल डिजिट में जाने की कोशिश करती है। ये दौरा कितने समीकरणों को आज साधने में मदद करेगा? बिल्कुल, बेशक। देखिए अंकित, प्रधानमंत्री मोदी लगातार माना जाए तो चौथा दौरा पश्चिम बंगाल का है और ये भी दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी या तो बहुत कम सीटें हैं या तो परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब रहा हो। और बंगाल में पिछले 10 सालों में परफॉर्मेंस अच्छा बेहतर बीजेपी का होता नजर आ रहा है। इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि तमाम राज्यों का दौरा किया जाए, उस राज्यों में रोड शो या रैली किया जाए जहां से सीटें बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए लगातार बंगाल पर फोकस किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का एक चौथा दौरा है और महत्वपूर्ण है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी आज करीबन 3:30 बजे के बाद जो आम जनता है उनको संबोधित करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो पश्चिम बंगाल के कोच बेहर में कार्यक्रम है और करीबन 3:30 बजे तमाम जो कार्यकर्ता है उनको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। जमुई की अगर बात करें पंकज, तो जमुई एक ऐसी सीट है जो बीजेपी के, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, एक मजबूत सीट कही जाती है। तो इस सीट को लेकर के चिराग पासवान और उनकी पार्टी का वर्चस्व भी यहाँ देखा जाता है। तो इस सीट को लेकर और खासतौर पर जब बिहार जा रहे हैं तो इसकी क्या तस्वीरें निकलेंगी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इन तस्वीरों को कैसे देखा जाएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से एनडीए के लिए भी लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर देखा जाए तो एनडीए के जो सहयोगी दल है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने जयंत चौधरी के साथ स्टेज शेयर की, तमाम सहयोगी साथ स्टेज शेयर किया, वहां पे अपनी बातें रखी और उन तमाम नेताओं के सहयोगी दलों के लिए भी वोट मांगा। उसी तरह पे प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार पहुंच रहे हैं और करीब 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, चिराग के जो जीजा है अरुण भारती, जो बिहार से ही जमुई से कैंडिडेट है, उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान कमिटमेंट किया 400 पार, उसके लगातार प्रयास किया जा रहा है और तमाम उन राज्यों सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां पे बीजेपी को मजबूती की जरूरत है। बिल्कुल, बीजेपी को मजबूती की जरूरत है। पंकज, आप लगातार बने रहिएगा। दर्शकों को लिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक होनी है। घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी मीटिंग होने वाली है आज और किसानों के लिए बड़े वादों पर लग सकती है मोहर। यानी इस घोषणा पत्र में इन बड़े चुनावी घोषणाओं को शामिल किया जा सकता है। जनता से मिले सुझावों पर चर्चा करेगी बीजेपी और इस घोषणा कमेटी में साफ तौर पर जो इसको हेड करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। मेरे सहयोगी पंकज ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। पंकज, आज राजधानी दिल्ली में ये दूसरी बार है जब घोषणा पत्र को लेकर के आज जब बैठक होने वाली है। किन बड़ी घोषणाओं पर जा सकती है, क्योंकि 19 के चुनाव में भी कई घोषणाएं की गई थी, तो कौन सी योजनाओं को शामिल किया जा सकता है जिससे जनता के बीच जब जाएं तो बाकी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा दमखम के साथ नजर आए? देखिएगा, पिछला
मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो तमाम जो मुद्दे हैं उसको पूरा करती भारतीय पार्टी नजर आई है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अग्रज रही है और उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते नजर आई है। वहीं अब इस बार के घोषणा पत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको लेकर भी लगातार माना जा रहा है कि इस बार मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को लेकर भी बीजेपी चुनाव लड़ती नजर आएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि काशी हो या अयोध्या हो, अब लगातार लोगों के जो मुद्दे हैं या बीजेपी की तरफ से मथुरा को लेकर, वृंदावन को लेकर लगातार चर्चा हो रही, तो हो सकता है वो भी एक मुद्दा उसमें मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में हो सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है यूसीसी, उसको लेकर भी लगातार उत्तराखंड में यूसीसी दोनों जगहों पे माफी उत्तराखंड पास हो चुका, तो ऐसे में लगातार प्रयास है कि पूरे देश भर में भी यूसीसी लागू किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। चौथा, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर एक कमेटी बनाई जा चुकी है और उसको लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी का एक सुर है कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो 2029 का चुनाव से पहले इसे पूरा किया जाएगा और ये मुद्दा भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये तमाम मुद्दे जो है वो लगातार जो नेशनल लेवल पे जो लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते नजर आएंगे, तो ऐसे मुद्दे हो सकते हैं इस बार घोषणा पत्र में। जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो दो मुद्दे यहां से निकलते हैं पंकज। एक तो मथुरा को लेकर के जो तस्वीर निकलती है, यानी मथुरा, काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, तो वो मथुरा हो सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अगर ये स्थिति बनती है तो दोनों को लेकर के कैसे भारतीय जनता पार्टी जा सकती है, क्योंकि 2024 अभी 29 से पहले तो कोई चांस नहीं है कि वो किसी भी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को लागू भी कर सके या इस तरफ बढ़ भी सके। देखिए, बीजेपी को महत्वपूर्ण ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार कमेटी बन चुकी है और ये भी माना जा रहा है कि कमेटी ने ये प्रपोजल भी हमने देखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रपोजल भेजा भी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पे लगातार चरण वाइज चरण चुनाव कितने सालों में किस तरह से तमाम राज्यों के चुनाव ना वो भी डिसाइड कर लिए हैं। उसको लेकर परिसीमन 2027 में होंगे, इसको लेकर चर्चा हो चुका है। 2029 में आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव कैसे संपन्न किया जाएगा, उसको लेकर भी कमेटी ने तमाम सुझाव दे चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो कमिटमेंट अभी करेगी वो 2029 चुनाव से पहले से पूरा करना होगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो तैयारियां पूरी हुई हैं उसको लेकर बीजेपी अस्वस्थ है और माना जाए कि 2029 के चुनाव से पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सकता है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होने जा रहा है। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। 2 जनसभा इस दौरान करेंगे संबोधित और साथ ही रोड शो और साधु संतों के साथ मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात भी रखेंगे और संगठनात्मक बैठक भी करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। 4 और 5 अप्रैल को ये पूरा 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है, जहां पर उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, संगठन के कर्मियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी विपिन नागी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आज क्या कुछ दौरा अध्यक्ष का रहने वाला है, बीजेपी अध्यक्ष का, और कैसे पिथौरागढ़ ही नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर के ये दौरे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? बिल्कुल अंकित, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तूफानी दौरे चल रहे हैं सभी स्टार प्रचारकों के, वहीं कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वो भी आज आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर। पिथौरागढ़ के साथ साथ विशाल कई जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे
तमाम किस तरह से पब्लिक को लुभाना है, किस तरह से पब्लिक को आगे जनता को जो है अपनी ओर आकर्षित करना है, बीजेपी की ओर आकर्षित करना है। बीजेपी अपनी ओर के सभी जो दाव पेच है सब पार्टियों के साथ साथ वो भी अपने दाव पेच इस्तेमाल कर रही है और ये दौरा जो है अहम माना जा रहा है। और लगातार अभी जैसे प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था रुद्रपुर में, उसकी बाद अब ये जेपी नड्डा का दौरा है, तो लगातार ये दौरे जो है महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और अभी आज जिस तरह से ये दोपहर के बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के अंदर और पिथौरागढ़ में रोड शो भी रहेंगे, तमाम जो सभाएं हैं वो भी रहेंगी और लगातार किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बीजेपी को जिताना है, उसके लेकर एक महत्वपूर्ण मंत्र जो है देते नजर आएंगे। जी, आप बता रहे रोड शो का भी आयोजन होगा, जनसभाएं भी की जाएंगी। रोड शो कहां से कहां तक जाने वाला है, इसको लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ राज्य में जारी की गई है? बिल्कुल जिस तरह से जेपी नड्डा एक छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, एक अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और बीजेपी के, तो उनके पूरी व्यवस्था सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है और लगातार जो एक मॉनिटरिंग कर रही है, खुद मुख्यमंत्री हर चीज को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में भले ही वो हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं पर वो खुद ही मॉनिटरिंग करते हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें या तमाम जनसभाएं या जितने भी कार्यक्रम रहेंगे उनमें किस किस तरह से कहाँ क्या क्या भूमिका रहेगी, कौन सा कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया जाए और कहाँ पर किस तरह से जो हमारा गेस्ट है उसको कोई तकलीफ ना हो या फिर आगे कार्यक्रमों में जनता से जब वो रूबरू होगा तो कोई ऐसा कोई तकलीफ या कोई ऐसा मामला सामने ना आए जो सुरक्षा दृष्टि के मानकों को अलग हो, या तमाम बातें जो है उसको लेकर एक स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं उनको लेकर सारी व्यवस्थाएं जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और लगातार जो है बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लुभाते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस तो अपनी और जनता को लुभा ही रही है पर स्टार प्रचारकों के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। जी विपिन, क्या कुछ तैयारी बीजेपी की तरफ से खासतौर पर इस मौके पर की गई और कितनी भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात अंकित आपको बता दें, चाहे कोई भी वीआईपी आता है या कोई भी स्टार प्रचारक जो बड़े स्तर से सेंट्रल से आता है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की बीजेपी कार्यकर्ता है या बीजेपी तमाम जो नेता है वो अपनी ओर से जनता को अपनी ओर से जनता को लेकर चलते हैं और जनता को किस तरह से बुलाना है और किस तरह से जनता वहां पर पहुंचती है, चाहे जनसभाएं हो चाहे तमाम जितने कार्यक्रम हो, उसमें देखने वाली बात होती है। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था उसमें जब जनता वहां पर पहुंची तो जनता जो है काफी प्रदेशों से कई जनपद से जो जिलों से हैं वो बुलाई गई। तो सबसे बड़ी बात देखने की ये होती है कि एक ही जिले से जनता नहीं होती, तमाम जिलों से जो है जनता बुलाई जाती है, चाहे वो देहरादून हो या हरिद्वार हो या तमाम जितने जिले हैं कुमाऊं के हो या कहीं के भी हो, जनता को किसी तरह से इकट्ठा किया जाता है जब जनसभाएं होती हैं। ये हाल कांग्रेस का भी है और ये हाल बीजेपी का भी है। तब सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता है, जनता एक लोकल जो स्थानीय जनता है वो कितनी जुटती है वो देखने वाला विषय होता है। सबसे बड़ी बात है अंकित, और बीजेपी चाहे कह ले कांग्रेस पार्टी, पर जो जनता के मन में है, जो वोट जब 19 अप्रैल को डलेगा तो जनता किसको चुनेगी वो एक देखने वाला विषय रहेगा अंकित। पर जनता को लुभाने के लिए बीजेपी भी अपनी ओर से कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है और जनता जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता काफी इस तरह से सुनने के लिए जेपी नड्डा को आएगी, ये देखने का विषय होगा कि आज कितनी जनता जो है सामने नजर आती है और जेपी नड्डा को सुनती है। जी विपिन, जैसा कि लगातार हर प्रदेश के अपने अलग मुद्दे होते हैं, तो पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड के वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आज एक तरीके से कहे एड्रेस किया जा सकता है जेपी नड्डा द्वारा, अध्यक्ष द्वारा? देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कांग्रेस के पास भी एक ही निशाना रहा है, विपक्ष के पास भी हमेशा एक ही निशाना रहा है कि ऊपर जो दुर्गम क्षेत्र है, खासतौर से पहाड़ के, मैं उन क्षेत्रों की बात करूंगा जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर बेरोजगारी की तमाम वहां पर व्यवस्थाओं की, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो या तमाम मुद्दों की हो, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अपनी ओर से बातें रखेंगे। जेपी नड्डा खुद अपनी तरफ से जो है योजनाओं का हवाला देते हुए कहीं ना कहीं अपनी बातें रखेंगे और आगे जो करने वाले कार्य हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो जनता को है वो लुभाएंगे कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, या तमाम जो वादे नहीं हुए पूरे वो पूरे करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, काफी ऐसे मुद्दे जो सामने आते हैं
चाहे वो पेंशन के मुद्दे हों या तमाम बेरोजगारी को लेकर मुद्दे हों या छोटी छोटी जो एक पहाड़ों पे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको लेकर हो, तो व्यवस्थाएं तो काफी ऐसी दुर्गम क्षेत्रों में जो है वो पूर्ण नहीं आज तक हुई है, चाहे कोई भी सरकार आई है, पर वादे बड़े बड़े हुए। आज भी यही वादा जो है जेपी नड्डा जी करेंगे और कितने वादे इस उत्तराखंड के अंदर उन पूर्ण दुर्गम क्षेत्र में किए जाए वो देखने का विषय रहेगा। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बैतूल आज जाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का बैतूल दौरा है। बैतूल में नामांकन की सभा में शामिल होंगे। सभा के बाद नर्मदापुरम और दिल्ली जाएंगे सीएम। मेरी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ बन गई हैं। दीपा, आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम सबसे पहले तो रहने वाला है, आप मुझे इससे अपडेट कीजिए, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो प्रचार का जो कमान है वो मोहन यादव ने अपने हाथ में लिया हुआ है। लगातार तमाम दौरे कर रहे हैं और इस दौरान तमाम लोकसभा प्रत्याशी जो हैं उनके नामांकन जो है वो दाखिल कराते नजर आ रहे हैं। आज इसी तारतम्य में बात करें तो मुख्यमंत्री जो है बैतूल, नर्मदापुरम और दमोह तीनों जिलों में जाएंगे और नामांकन दाखिल कराते हुए नजर आएंगे। सुबह 10 बजे बैतूल पहुंचेंगे। यहाँ पर जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनका नामांकन दाखिल कराएंगे। इसके बाद 12:40 पर नर्मदापुरम पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल कराने के बाद दमोह भी जाएंगे और वहां पर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करते नजर आएंगे। दीपा, जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक तो उन्हें बनाया ही गया है, साथ ही साथ जब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा होगा तो वहां कितनी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है और किन मुद्दों को आज छुआ जाएगा? देखिए, अगर बात करते हैं नामांकन के दौरान सीधे तौर पर तमाम जिलों में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने का भी काम कर रही है, यानी कि सीधे तौर पर जनता से संपर्क हो सके और उनसे संवाद हो सके, इसका काम कर रही है। तो आज भी भारी संख्या में जो लोग हैं वो इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा भी यदि बात करें तो जिले के जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी इस दौरान जो नामांकन दाखिल कराने जो प्रत्याशी जाएंगे तो उनके साथ तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी शामिल होंगे। दीपा, इसके बाद दिल्ली का भी कार्यक्रम जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, तो ये दिल्ली का कार्यक्रम क्या है? कितने बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे? क्या कुछ कार्यक्रम है आज राजधानी दिल्ली में? क्या जो बैठक हो रही है उसी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करते हैं तो केंद्रीय जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी बैठक है और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करती हूँ तो मध्य प्रदेश से 2 मेंबर्स बनाए गए हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, दूसरा डॉक्टर मोहन यादव को। तो दोनों ही लोगों को निश्चित तौर पर बैठक में शिरकत करनी है। हालांकि अब तक दिल्ली जाने को लेकर कंफर्मेशन उनका नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर ये बातें कही जा रही है कि ये तमाम कार्यक्रम जब खत्म होंगे उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। अगर इस बार चुनावों को देखें तो 29 सीटों में बीजेपी कितनी मजबूत नजर आती है लोकसभा की सीटों पर? तैयारियां निश्चित तौर पर तमाम जो 29 सीटें हैं सभी पे की गई हैं। हालांकि बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो फोकस हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से चुनाव जो है वो जीता जाए और 29 के 29 पूरी सीटें जो है वो जीते जाए। और जिसको लेकर लगातार बीजेपी काम कर रही है। तमाम जिलों के दौरे खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अपने हाथ में पूरी प्रचार प्रसार की कमान जो है वो उन्होंने ली हुई है। ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मथुरा और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेमा मालिनी के नामांकन से पहले सबसे पहले सीएम पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद हेमा मालिनी का नामांकन होना है, जो कि मथुरा से सांसद प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं और इस बार प्रत्याशी भी हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। नामांकन का आज प्रक्रिया होनी है और इस प्रक्रिया के साफ तौर पर हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस भी हैं और बीजेपी से सांसद भी हैं, कद्दावर नेताओं में। मेरे सहयोगी पंकज तिवारी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है और खासतौर पर
जब नामांकन होगा तो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले नामांकन से पहले जनसभा होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पे रहेंगे और खास बात यह है कि आज वहां से जो लोकसभा प्रत्याशी है बीजेपी की, पहले भी सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, उनका नामांकन होने वाला है। 11:30 पर सीएम का कार्यक्रम होगा। आपको बताया कि वहां पे सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद हेमा मालिनी की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। देखा जाए तो जब से 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, तब से सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे वो एक यूपी के अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे हो या बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे हो या फिर यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे हो, लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर के बीजेपी का कम से कम वहां पे प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि बीजेपी यानी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लिए क्या कुछ कर रही है। तो लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे में रहे हैं। कल काशी भी गए थे और काशी में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मंथन था, जो महारणनीति बनानी थी, उसमें भी उन्होंने शिरकत की। और देखा जाए तो आज मथुरा दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। और मथुरा में कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो भी लगातार उछल रहा है और ऐसे में मथुरा पहुंचना और हेमा मालिनी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होना, एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित करना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो बीजेपी अपना मिशन 80 यूपी को लेकर के चल रही है, उसके लिए जो कृत संकल्पित तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कमान संभाले हुए हैं, लगातार दौरे पे हैं। और उसके बाद आपको बताया कि मथुरा में इस पूरे कार्यक्रम के बाद मथुरा से वो सीधे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। एक जो सवाल निकलता है, क्योंकि सीएम ने कई दफ़ा इसका जिक्र किया हुआ है, फिर चाहे आप उनकी जनसभाओं को सुन लें या फिर विधानसभा में दिए गए इनडायरेक्टली मैटर को भी सुन लें, जहां पर वो कहते हैं कि भगवान राम विराजमान हो गए हैं, आप भगवान कृष्ण भी कहाँ मानने वाले हैं। तो ये संकेत क्या यहाँ पर खुले तौर पर सामने आ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बीजेपी है वो अपना जो मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का भी जिक्र है। और बीजेपी का ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है सबसे प्रबल रहा है शुरुआती दौर से, बीजेपी के गठन के समय से। तो कहीं ना कहीं जो पहला एजेंडा था, जो राम मंदिर का एजेंडा था, उसको आपने देखा जनवरी में कैसे बीजेपी ने पूरा किया और उस पूरे एजेंडे को लेकर के उसको ब्रह्मास्त्र बना करके और प्रदेश ही नहीं देश में भी प्रयोग किया गया बीजेपी के द्वारा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, रामलला अपने घर आ चुके हैं। और अब जो बारी है वो कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मभूमि यानी भगवान कृष्ण की जो नगरी है मथुरा, उसकी बारी है कि उसको जीर्णोद्धार उसका कैसे हो। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, दो पक्षों के बीच ये चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन भी आगे चल के निकलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि किस पक्ष में ये आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो साथ हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बीजेपी इस चुनाव में भी लेके चलने वाली है। साथ ही साथ बात की जाए तो गरीबों की, किसानों की, युवाओं की और महिलाओं की जो बात लगातार बीजेपी करती आ रही है, ये भी देखने को आपको मथुरा में मिलेगा कि सीएम अपनी जनसभा में। ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिए, दर्शकों को अगली खबर से अपडेट कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस की लिस्ट आ गई है। कांग्रेस ने जारी किया है उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसमें मथुरा और सीतापुर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। राकेश राठौर को सीतापुर से कैंडिडेट बनाया गया है, तो मथुरा से अब मुकेश धनगर को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों ही प्रत्याशियों के जो लिस्ट है वो सामने आ गई है। मेरे सहयोगी पंकज लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, मथुरा से अब मुकेश धनगर को कांग्रेस का टिकट मिला है, कितनी मजबूत हेमा मालिनी के मुकाबले मुकेश धनगर नजर आते हैं? फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि अगर जो मथुरा की स्पेशल बात की जाए तो हेमा मालिनी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है कि और उसमें बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। वैसे जो कांग्रेस ने मुकेश धनगर को वहां पे चुनावी मैदान में उतारा है, तो जाहिर सी बात है कि धनगर के भी कुछ वोट बैंक है और अच्छे नेता के तौर पर वहां पे जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हेमा मालिनी के सामने एक कड़ा मुकाबला वहां पे होने वाला है। आपको बताएं कि बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों का जो संसदीय क्षेत्र है
वहां पे पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको बताएं कि आज हेमा मालिनी का जब वहां पे नामांकन होगा तो खुद सूबे के मुखिया वहां पे हाजिर रहेंगे। ऐसे में मुकेश धनगर और कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, जनता का आशीर्वाद कैसे बटोर पाएंगे वहां पे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां से जन्मभूमि का मुद्दा सबसे ऊपर चल रहा है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार और विकास की बात लगातार बीजेपी कर रही है। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने चुन करके वहां से मुकेश धनगर को प्रत्याशी के तौर पे उतारा है। अब ये क्या कुछ करिश्मा करने वाले हैं। वहीं अगर तो सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। राकेश राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि इसके पहले नकुल दुबे को तो वहां से प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज।